स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरू मैथमेटिक्स से स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है वो ऑपरेशन रिसर्च में कुछ मैक्सिमम टॉपिक हमने देख चुके हैं और उसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। एग्जाम नज़दीक होने के कारण मैं कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं और अगर मैंने कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम से पहले जो है आपके इम्पोर्टेंट और भी एक आध टॉपिक छूटे हैं जो उनको भी कवर कर पाऊं। पर आपसे बता दूं कि जितने टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और आप उतना भी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को सीखने में जो है ना, वो सीखने के साथ साथ रिवीजन एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम चीजें आप न्यू सीख रहे हैं और उसमें अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन के न करने के कारण आपके सारे टॉपिक्स तैयार ना हो पाएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। तो रिवीजन इज बेटर देन मैक्सिमम टॉपिक लर्निंग, समझ रहे हैं? यानी ज्यादा टॉपिक सीखने से बेटर है कि कम सीखें, उसको अच्छे से सीख जाएं ताकि पता चले कि मैक्सिमम आपने टॉपिक सीख लिया और पता चला कि बहुत से टॉपिक आपको आ नहीं रहे एग्जाम में। तो इसलिए अभी तक के जो मैंने टॉपिक डाल रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन सबको आप तैयार करिए। सिंप्लेक्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, नेटवर्क एनालिसिस है और भी कई सारे हैं, प्लेलिस्ट में हमारे पड़े हुए हैं। तो देख लीजिए, सब अच्छे से आपको समझ में आएगा और अपना फीडबैक डाउट कमेंट में बताते रहिए। और हम लोग जो है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आज के वीडियो में देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भी टॉपिक्स की मैं वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जैसे जैसे समय होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है राइट द 3 डिपार्टमेंट। इसमें आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके बेसिक आपके काम भी आएंगे कुछ टॉपिक को समझने में। कुछ डिटेल मैंने पीछे पढ़ा रखे हैं। देखिए, पेपर का नाम है ऑपरेशन रिसर्च। ये कैसे ओरिजिन हुआ, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल और अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है। ठीक है, तो राइट द 3 डिपार्टमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री एंड वेयर ओआर इज यूजफुल। देखिए, एक क्वेश्चन सबसे पहला तो कि व्हाट इज ओआर, ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है। तो मैं बता चुका हूं कि ऑपरेशन शब्द यानी ऑपरेशन शब्द या रिसर्च जो है, ऑपरेशन शब्द जो है ना, पहले डिफेंस में सबसे पहले यूज हुआ था क्योंकि वहां पे एक वार चल रही थी पहले के टाइम में और उसी में ये यूज ऑपरेशन एक ऐसा मतलब टेक्निक, साइंटिफिक मेथड उस लड़ाई में यूज करा गया जिससे जो है काफी कम सैनिकों के साथ जो है मतलब वो उस वार में जीत मिली थी जहां ये सिस्टम यूज हुआ था। ठीक है, कनाडा वगैरह में मैंने बता रखा पीछे। तो उसी से ये बिजनेस में आ गया। इसके एक ऐसा मेथड, देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में, ओआर इज द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, टेक्निक एंड टूल टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द सिस्टम सो एज टू बी प्रोवाइड दोज इन ए कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन विथ ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी ओआर एक ऐसा एप्लीकेशन है, साइंटिफिक मेथड का एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को या सिस्टम को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें हम लोगों को ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, समझ रहे हैं? एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप जो है अपनी कॉस्ट मिनिमम कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो उसको हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। और वो जो टेक्निक थी, जो प्रोसेस थी, जो साइंटिफिक मेथड था, उसी को ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। उसी के पूरे सिस्टम को इसमें पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है कि राइट 3 डिपार्टमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर ओआर इज यूजफुल। ओआर शॉर्ट फॉर्म है, ऑपरेशन रिसर्च का बड़ा ज्यादा यूज होता है कि इसके 3 डिपार्टमेंट पूछ रहा है इंडस्ट्री में जो ओआर के काफी यूजफुल है। तो देयर आर 3 डिपार्टमेंट, वैसे तो कई है, 3 डिपार्टमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर ओआर इज यूजफुल। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आप देखिए डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओआर, यानी ऑपरेशन रिसर्च का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका उद्देश्य देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओआर इज टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस टू डिसीजन मेकर्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम टू गिव अ सॉल्यूशन विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी इसका ओआर का जो उद्देश्य है ना, वो एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है साइंटिफिक मेथड से, एक ऐसा डिसीजन प्रोवाइड करना है जिसके द्वारा आप जो है वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप फाउंडर हैं, तो उसमें आप जो है ना क्या, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल पाए किसी भी काम का कि जिससे आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले। और ऑप्टिमम का मतलब मैं बता चुका हूं कि वो आपका मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, वो आपका बिजनेस किसी भी तरीके का होता है कि ओआर का सबसे ज्यादा यूज बिजनेस में होता है, और बिजनेस के लिए ये बनाई है। ये हम लोगों को एमएससी में भी पढ़ना, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड जैसे एमबीए बीबीए के भी मतलब सिलेबस में ये ओआर पढ़ना होता है। तो बिजनेस में वो चीजें, वही चीजें, मेन मुद्दा यही होता है कि आपका मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए हर तरह के। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमारा भी देखिए ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि कहीं कोई माल जैसे डिलीवरी करनी है, जैसे अभी आपका चल रहा है ये देखिए फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह पे ऑनलाइन चीजें हम लोग मंगाते हैं, तो वो एक कंपनी है ना। तो समझ रहे हैं आप चीजों को, ज्यादा डिटेल नहीं हम बात करेंगे। देखिए व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी कहते हैं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है इसमें कि द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए जनरल कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग को कहेंगे। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग जनरली ऑप्टिमाइजिंग कहते हैं, मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग। अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको जो एक दिया जाएगा जेड बराबर करके लीनियर इक्वेशन, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा टू सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इन इक्वेशन देखिए यूज किया है, कॉल्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शन। यानी जेड बराबर करके आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, तो उसको तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक लीनियर इनइक्वेशन, इनइक्वेशन का मतलब इनइक्वलिटी होता है, आपको पता होना चाहिए, ये इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन लगा हो ना, तो वो अगर आपको मिलता है एलपीपी में, तो वो उसको हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कई सारे हमने एलपीपी में न्यूमेरिकल लगा हैं। एलपीपी जो है आपका ग्राफिकल मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से, बिग एम मेथड से, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, आप इसे नोट्स बना सकते हैं एग्जाम में रिवीजन के लिए, ठीक है, और रिवाइज करके आप एग्जाम में जाइएगा, तो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। देखिए एक वर्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लीनियर प्रोग्रामिंग पहले ही होना चाहिए था, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसके बाद उसी के प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक महत्वपूर्ण एक ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टेक्निक है, यूज टू डिसीजन मेकिंग अ बिजनेस एवरीडे लाइफ और ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू लीनियर एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ अ गिवन लीनियर रिस्ट्रिक्शन। यानी कुछ जो रिस्ट्रिक्शन दिया हो कुछ नंबर्स में, उसमें एक ऐसा डिसीजन जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक जो होती है वही लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, यू नो, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिफाइन द कंडीशन फॉर अ प्रॉब्लम टू बी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये देखिए कह रहा है कि कंडीशन बताइए कि किस कंडीशन में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लगती है या सॉल्व होती है। तो देखिए क्या है कि अ प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व द एलोकेशन आर अलॉटमेंट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें नंबर्स ऑफ रिसोर्स हो और जॉब हो, यानी उसी को एक्टिविटी कहते हैं, इज कॉल्ड एलोकेशन प्रॉब्लम। दीज प्रॉब्लम व्हेन अकर अवेलेबल रिसोर्स आर नॉट सफिशिएंट, जिस काम को करने के लिए बहुत सारे सोर्स उपलब्ध न हो, टू अलाउ ईच जॉब बी कैरिड आउट द मोस्ट इफिशियंट वे, देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू बी ऑप्टिमाइज द टोटल इफेक्टिवनेस। यानी कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में ना हो, लेकिन फिर भी आप उससे लिमिटेड सोर्स के द्वारा उस पर बेस्ट अपना काम करने का फायदा बना पाते हैं, यानी प्रॉफिट बना पाते हैं मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो उस यही कंडीशन होना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मतलब
कंडीशन है, ठीक है, समझ आए। तो यही जो है इसका मेन मकसद है समझाने का, आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट है ये, आपके शॉर्ट में लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इसके प्रॉब्लम्स मैंने डिटेल पढ़ा रखे हैं, बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। इसको अगर शॉर्टली आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, ये टेक्निक है एक प्रकार की, विच कन्वर्ट्स एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ एन एन वेरिएबल, यानी एन वेरिएबल के प्रॉब्लम्स को एन सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके ईच ऑफ वन वेरिएबल, उसे वन वेरिएबल में करके द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन इन ऑर्डिनरी मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज एंड ऑल्सो कंप्लीटेड व्हेन रीच द लास्ट स्टेज। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, जिसमें एन वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को एन सब वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑर्डिनरी मैनर से एक नेक्स्ट स्टेज तक कंप्लीट करते हैं। ये आपको सुपर से भी ऊपर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, और आपको पूछा जाता है किस तरह की प्रॉब्लम है, मैंने पीछे प्लेलिस्ट में दिखा रखा है। ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जाती है तो आप ये लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। डिफाइन देखिए, अभी नेक्स्ट है आपका स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। डिफाइन स्लैक वेरिएबल। देखिए, स्लैक वेरिएबल वो होता है, मैं बेसिकली बता दूं कि आपको जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी देता है, तो उसमें जो है ना, उसके इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कोई वेरिएबल अगर ऐड कर देते तो वो इक्वालिटी में बदल जाता है, यही देखिए लिखा हुआ है। और जब सब्सट्रैक्ट करते तो वो सरप्लस वेरिएबल होता है। और आर्टिफिशियल एक वेरिएबल होता है जो उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ये सब वेरिएबल है, आप इनको कुछ भी मान के ऐड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज होती है। द पॉजिटिव वेरिएबल्स विच आर एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कॉन्स्टेंट्स, यानी जो कॉन्स्टेंट्स दिया होता है एलपीपी में, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दी जाती है इनइक्वलिटी के रूप में, उसमें हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड कोई वेरिएबल ऐड करें तो टू कन्वर्ट देम इनइक्वलिटी आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। यानी इनइक्वलिटी में कोई अगर वेरिएबल ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है इक्वल में, तो वो आपका जो है स्लैक आ जाता है। और उसी को देखिए बात लिखा है कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो वो कॉन्स्टेंट्स जो है कन्वर्ट हो जाता है इक्वालिटी में, उसको हम लोग सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। अंडरस्टैंड। और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है? इन ए एलपीपी सम कॉन्स्टेंट्स, कोई एलपीपी है उसके कॉन्स्टेंट्स में may have a sign greater than, less than or equal with all bi's are positive. In such a problem we introduce surplus variable in constraints with sign greater than or equal. In these problems we cannot get the starting basic matrix B बराबर IM. So to avoid this difficulty we add one or more variable to each such constant. These variable are called artificial variable. ठीक है, यानी ये देखिए AU होगा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल एलपीपी में वो वेरिएबल होता है जिसमें इनइक्वलिटी लगी होती है और उसको हम लोग जो है बीआईज को पॉजिटिव बनाने के लिए इन सच प्रॉब्लम्स वी इंट्रोड्यूस अ सरप्लस वेरिएबल। हम लोग जो है एक सरप्लस वेरिएबल मानते हैं, यानी लेस देन और इक्वल है तो, और कॉन्स्टेंट्स में। और इन दीज प्रॉब्लम वी कैन नॉट गेट स्टार्टिंग अ बेसिक मैट्रिक्स बी बराबर IM, यानी उसके जो है ना वो कंडीशन आपको मेन जो है क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको बिगेम मेथड वगैरह वगैरह में जो है हम लोग एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मानते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि आसानी से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वही बता रहा है, आप इसे समझ सकते हैं और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पूरी चीजें दिखा सकते हैं वहां पे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है। व्हाट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है आपका कि उस तरह की बिजनेस, जैसे आपका ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि एक जगह से सामान दूसरे जगह भेजे जाना। ठीक है, तो कंपनी अपना माल जो है दूर दूर तक कैसे कैसे भेजती है। तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं? तो अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक प्रॉब्लम जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे
इफ द सम ऑफ द ऑल अवेलेबल अमाउंट, यानी जो वहां पे क्वांटिटी है इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल रिक्वायरमेंट, यानी जितने की जरूरत है मार्केट में और आपके पास स्टॉक जो है उससे कम है, ये दोनों में अंतर है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है अमाउंट के इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो आई इक्वल टू 1 से m ai जो है आपको एक दिया गया अवेलेबल अमाउंट है और j इक्वल टू 1 से n bj ये रिक्वायरमेंट है, वो इक्वल नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आपका समझ गए होंगे कि अगर रिक्वायरमेंट जो है अवेलेबल अमाउंट के इक्वल नहीं है तो वो आपका जो है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टैंड? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई फील दैट यू कैन एंजॉय दिस नाउ टॉपिक है। अंडरस्टैंड? देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेटवर्क एनालिसिस, यानी नेटवर्क एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन द क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल इवेंट। देखिए, नेटवर्क एनालिसिस में मैंने बता रखा है, आप डिटेल जाके देखेंगे, ये ऐसे एक जो है इनिशियल ये पाथ होता है और ये इनिशियल नोड, ये फाइनल नोड, लास्ट नोड। ठीक है, तो इसी को क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो अब देखिए क्रिटिकल पाथ क्या है? द अनब्रोकन कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी बिना टूटे लगातार जो है आपका हो चेन, एक चेन क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्रॉम द फर्स्ट यानी स्टार्ट इवेंट, यानी शुरुआत की घटना टू द लास्ट एंड जो है लास्ट वाले से इवेंट से, इन द नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। इस तरीके से बना होता है ना, ऐसे ऐसे। मैं नेटवर्क वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो दिखेगा आपको, मैंने बना रखा है, सब बताया हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये पाथ होते हैं इसको हम लोग जो है क्रिटिकल पाथ कहते हैं और ये बिना टूटे जो है आपका एक इवेंट में बना होता है। तो इसको, इस डायग्राम को, इसके पाथ बिना टूटे हो, कंटिन्यूअस हो। क्रिटिकल इवेंट क्या होता है कि एन इवेंट विथ जीरो स्लैक टाइम इज कॉल्ड अ क्रिटिकल इवेंट। Thus the event I is critical event if slack of the event Li is minus Ei is equal to 0, event critical event if Li is equal to Ei। यानी एक ऐसा इवेंट जो है जिसमें आपका स्लैक टाइम 0 हो, यानी क्रिटिकल इवेंट जो है 0 हो, यानी इसका मतलब कि आपका जो शुरुआत का जो टाइमिंग होगा वो आपका इनिशियल टाइम और लास्ट टाइम दोनों इक्वल हो, तो उनका डिफरेंस 0 होगा। इसको हम लोग क्रिटिकल इवेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। डिफाइन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिफाइन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन अ एलपीपी फिजिबल सॉल्यूशन विच इज आल्सो अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी एक एलपीपी में जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब कहेंगे? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू एलपीपी इन विच द वेक्टर्स एसोसिएटेड टू नॉन जीरो वेरिएबल आर सर्टेनली पॉजिटिव इन feasible solution are called linear array। Li is called a basic feasible solution। देखिए ध्यान से, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसमें फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग बेसिक फिजिबल तब कहते हैं, दूसरे शब्दों में, जब उसके वेक्टर्स जो है एसोसिएट करते हैं नॉन जीरो वेरिएबल्स को। समझ रहे हैं? तो उसको जो है सर्टेनली पॉजिटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। एक और डेफिनेशन है नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, यानी उसमें कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो ना हो, उसको हम लोग जो है नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यानी बेलमैन प्रिंसिपल जो है क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए बेलमैन साहब जो है वो एक टेक्निक दिए हुए थे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था कि द टेक्निक ऑफ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी स्टेट। यानी रिचर्ड बेलमैन साहब थे जो है एक, उन्होंने डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, तरीका स्टेप दिया हुआ था। देखिए यही स्टेप हम लोग पीछे क्वेश्चन में इसी को लगाते हैं, पर ये थोड़ा आपको जब तक क्वेश्चन ना बताएं तो ज्यादा बेहतर से ना समझ में आएगा। आप अगर न्यूमेरिकल देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे जो है ना पहला स्टेप था कि हम लोग वी इंट्रोड्यूस एन न्यू वेरिएबल एज स्टेट न्यू वेरिएबल s1 s2 डॉट डॉट sn। एन न्यू वेरिएबल हम लोग मानेंगे। अब एन कितना होगा वो वहीं पे पता चलता है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग वहां पे s1 s2 करके वेरिएबल मानते हैं। वी कंसीडर अ फंक्शन जो है, फिर उसके बाद एक कंसीडर करते हैं फंक्शन जो कैपिटल fj sj होता है, मैक्सिमम या मिनिमम jth एट स्टेज। रिकर्सन फार्मूला एक लगाते हैं, उसके बाद रिकर्सन फार्मूला क्या होता है, fj sj बराबर मैक्सिमम j मिनिमम j स्मॉल fj xj और प्लस fj -1 sj -1। ठीक है, और यहाँ पे ये कैपिटल fj sj रहेगा। ठीक है, यहाँ कैपिटल fj sj होता है, ये स्मॉल fj sj -1 और कैपिटल f1 s1 बराबर स्मॉल f1 x1 होता है। ठीक, तो ये जे वगैरह ना ये 1 2 ऐसे चलता है। आपको क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो ये न्यूमेरिकल आप जब जाके देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये शॉर्ट में आपसे बेलमैन प्रिंसिपल का जो ऑप्टिमलिटी का ये स्टेप है ये पूछा जाता है, आप इसे वहां से समझ के दिमाग में रख सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन अ पर्ट एंड सीपीएम। ये क्या है भाई, पर्ट और सीपीएम क्या है आपके सिलेबस में है, सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट है। CPM and PERT are almost as a single टेक्निक। CPM और PERT जो है एक सिंगल टेक्निक है एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ओनली ऑफ द हिस्टोरिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट। ये जो है आपका हिस्टोरिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था। CPM इज ए एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। सीपीएम जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है और इट इज ओरिजिन इंडस्ट्री एंड इट इज कॉस्ट बेस्ड। और ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है ना इंडस्ट्री से हुई है और ये कॉस्ट बेस्ड होता है। पर्ट इवेंट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक एंड इट्स ओरिजिन इज मिलिट्री, और इसकी ओरिजिन जो है मिलिट्री से हुई है। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप। अब एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देखते हैं कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क, अ नेटवर्क इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेटवर्क जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन। जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन दिया जाएगा उसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर में, सिलेबस है तो अगर ये पूछा जाए तो आप ऐसे लिखिए डेफिनेशन। व्हाट इज इन्वेंट्री लिखा हुआ, इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री देखिए आपके सिलेबस में है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है डिटेल में, मतलब इसके क्वेश्चन वगैरह, बट आपके शॉर्ट में मैंने डाल दिया है। अभी टाइम होगा तो डाल देंगे आपको, देखते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 पेपर जो है ना पढ़ने और पढ़ाने पड़ रहे हैं तो काफी एक साथ जो है वो भी आपको पता है कि ये एमएससी के जो पेपर्स हैं ये मेजर इंटीग्रेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब प्योर मैथ्स के काफी टफेस्ट पेपर हैं। तो एक साथ इतने सारे पेपर को तैयार कर पाना ही अपने आप में एक मुश्किल काम है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि चीजें वो समझ पाऊं बेहतर, तभी आपको दे पाऊं, क्योंकि एक बेहतर समझ के साथ मैथ्स को बिना मतलब कि क्लियर के दिक्कत होती है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने देखा मेजर इंटीग्रेशन और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने डाल रखे हैं जो कभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो अगर एग्जाम से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उस वीडियो को आपको सिर्फ रीडिंग व्यू में डाल दूंगा और बोल दूंगा वहां पे कि मैं आपको समझा नहीं पाया, बट जब मैं उसे अच्छे से स्टडी करूंगा तो उस वीडियो को प्राइवेट करके आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी दे दूंगा। ठीक है, तो एन इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड। देखिए इन्वेंट्री क्या है कि इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज ए स्टॉक ऑफ अ गुड्स विच इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ
फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल्स द स्टॉक ऑफ अ गुड में बी केप्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म। इन्वेंट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक स्टॉक ऑफ अ गुड, यानी एक सामान का जो है ना स्टॉक होता है विच इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अ फ्यूचर प्रोडक्शन, यानी वो फ्यूचर में प्रोडक्शन, फ्यूचर का मतलब भविष्य में 100 साल बाद नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टॉक नहीं रखा जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल बाद जो है आप उसको सेल करते हैं, तो उस पर्पज से रखे गए सामान को द स्टॉक ऑफ अ गुड में बी केप्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म, इस फॉर्म में जो है रखा जाता है, उसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इन्वेंट्री से डिफाइन किया जाता है कि स्टॉक जो है आपका फ्यूचर के लिए, आने वाले समय में सेल करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपने जो रखा है वो इन्वेंट्री के अंदर आता है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, आपके स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, मतलब ट्रैक्टर वगैरह वगैरह का स्पेयर पार्ट्स होता है, हाँ, वो गाड़ियों का, फिनिश प्रिपेयर्ड गुड्स, कोई सामान तैयार है उसको रखना है। ठीक है, तो गोदाम नहीं होता, गोदाम से वैसे स्टॉक में लोग रखते हैं ना, इस तरह के सामान जो आपके नुकसान ना हो। डिफाइन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रॉब्लम, या EOQ शॉर्टेज। ठीक है, ये क्या होता है? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रॉब्लम या EOQ शॉर्टेज। तो द इकोनॉमिक ऑर्डर, देखिए EOQ करके कई बार पूछा गया, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ ऑर्डर विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्लूड कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड द शॉर्टेज कॉस्ट अंडर द एजम्पशन दैट द डिमांड इज फिक्स्ड एंड नोन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है एक साइज है एक ऑर्डर की, जिसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं टोटल कॉस्ट को, दैट इंक्लूड अ कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट अंडर द एजम्पशन, एक एजम्पशन के थ्रू दैट डिमांड इज फिक्स्ड एंड नोन, जब डिमांड फिक्स होती है और हमें पता होता है। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है एक क्वांटिटी होती है, एक साइज होती है जो हमें पहले से डिमांड पता हो और उसके हिसाब से जो है हमने अपना कॉस्ट बना करके मटेरियल को एक एजम्पशन के बेस पर जो है उतना बना के रखा है। जैसे मतलब नहीं होता कि अगर बिजनेस से रिलेटेड चीजों में सोचेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि आपके दुकान की सपोज दैट है और उसकी कितनी कैपेसिटी की आप कितना कोई चीज बेच पाते हैं, कितना आप सेल कर पाते हैं, तो उतना ही सामान रखते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों में भाई जिनके पास होलसेलर है तो ज्यादा माल बिकते हैं तो उन्हें ज्यादा रखना पड़ेगा, तो जितनी कैपेसिटी, तो एक अंदाजा होता है ना आपको, उसी टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन QU और वेटिंग लाइन। ये क्या भाई? वेटिंग लाइन सुनने में नहीं लग रहा ऐसा कुछ जाना पहचाना, वेटिंग लाइन में लगे रहो, वेटिंग लाइन में। तो ये जो वर्ड्स है ना, क्यूनिंग करके आपके सिलेबस में लिखा है, या QUE है, तो ये क्यूनिंग या QE का मतलब यही है कि वेटिंग लाइन। वेटिंग लाइन क्या है? अ ग्रुप ऑफ आइटम, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है डिटेल में, बट आपको देखेंगे टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे, बट अभी शॉर्ट में दे दिया कि आपको आएगा तो एकदम नया न लगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कोई चीज मतलब टॉपिक में इसमें आपको देखते ही एकदम कुछ ऐसे ना क्वेश्चन आ जाए जो आपको एकदम न्यू टाइप के लगने लगे, तो इसलिए मैंने करा दिया। अ ग्रुप ऑफ आइटम वेटिंग टू रिसीव सर्विस, यानी एक ग्रुप ऑफ आइटम जो है जो वेट करता है रिसीव सर्विस, सर्विस को रिसीव करने के लिए, इंक्लूड दोज रिसीविंग द सर्विस इज नोन एज अ वेटिंग लाइन। और QU मतलब जैसे कोई काम कराने नहीं जाते, सर्विस कराने जाते तो उसमें लाइन लगानी पड़ती है, जैसे आपका जो है हॉस्पिटल में और भी कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ता है, तो उसी वेटिंग लाइन को या QE कहते हैं। ठीक है, और वहां पे जो क्यूनिंग थ्योरी इन्वॉल्व मैथमेटिकल स्टडी, क्यूज आर वेटिंग लाइन, तो वहां पे जो थ्योरी लगती है उसे क्यूनिंग थ्योरी कहा जाता है या उसे वेटिंग लाइंस कहा जाता है। अब आप कहेंगे इसका बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस क्यों नहीं? देखिए कुछ सामान, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें पहले जो जैसे मतलब जल्दी आए उसका वैसे काम होगा, ये वाला होता है। जैसे रेलवे की टिकट आपको लेने जाना है, लाइन में पहले तो मिल जाएगा, ठीक है, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले हो तो लास्ट में आती हैं। अब कहेंगे ऐसा क्या मास्टर जी? मैंने कहा कोई गोदाम में अगर आपका सामान रखना है तो आप पहले ले जमा करेंगे तो आपका पीछे हो जाएगा कि नहीं?
फिर उसको निकालेंगे कब, तो निकलेगा तो आपका बाद में निकलेगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में जमा करेगा उसका सबसे शुरुआत में रखा हुआ मिलेगा, आसानी से निकलेगा। तो समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एक एग्जाम्पल हमने समझाया कि वेटिंग लाइन और क्यूज का इस तरह से बिजनेस से रिलेशन एक है, और यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। क्यू लेंथ क्या होता है? क्यू लेंथ इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अ पर्सन यानी कस्टमर्स वेटिंग इन द लाइन एट एनी टाइम, यानी किसी समय में कोई पर्सन या व्यक्ति जो है या कस्टमर किसी लाइन में वेट कर रहा है तो वो क्यू लेंथ हो जाएगा। एवरेज लेंथ ऑफ लाइन, एवरेज लेंथ ऑफ लाइन क्या होता है? एवरेज लेंथ ऑफ लाइन इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू पर एन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं उसे एवरेज लेंथ या क्यू पर यूनिट टाइम कहते हैं। ठीक है। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम अप टू विच अ यूनिट हैज अ वेट इन ए क्यू बिफोर इट टेकन द सर्विस। सर्विस मतलब आपका काम होने से पहले जो है आप वेट कर रहे हैं, जो वो समय आपका वेटिंग टाइम है। ठीक है। सर्विसिंग टाइम, द टाइम टेकन फॉर सर्विसिंग ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड इसका सर्विस टाइम। कोई काम कराना है उसको, काम को होने में जो टाइम लगता है उसे सर्विसिंग टाइम कहते हैं। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ तो हेल्प काफी मिलेगी इससे, और अपने देखा होगा शुरू से लास्ट तक तो काफी नई चीजें मिलने वाली हैं। अगर आप कम से कम लास्ट टाइम में आप इसे रिवाइज भी करके पूरा सुन के भी जाते हैं तो भी आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए, और अपना डाउट और फीडबैक कमेंट में बताइए। थैंक यू।